ये जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे कि प्रसून बाजपेयी की मैं बात कर रही हूँ, अभिसार शर्मा की मैं बात कर रही हूँ, श्याम मीरा सिंह जी और अजीत अंजुम की, इन सभी पर्सनालिटी में एक और नाम ऐड हो गया है और वो बहुत ही फेमस नाम है। आपने आई एम श्योर आपने सुना होगा, रवीश कुमार जी का नाम आपने सुना होगा। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट जो कि एनडीटीवी में काम करते थे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इसीलिए न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में है। आज के पूरे सेशन में हम ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और इसको हम अडानी से कैसे लिंक करके हम इसकी बात कर रहे हैं, या फिर अडानी का यहाँ पर क्या कनेक्शन है। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, अगर इस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो पिछले साल हमारी रैंक यहाँ पर 142 थी 180 कंट्रीज में से, 142वीं हमारी रैंक थी 180 कंट्रीज में से। हालांकि पिछली बार ही बहुत अच्छी यहाँ पर हमारी रैंक नहीं थी और इस बार तो हमने और भी ज्यादा चीजें हमारे यहाँ पर खराब हुई हैं, हमने और भी ज्यादा हमारी रैंक जो है वो नीचे आई है, हमारी रैंक स्लिप हुई है। 150वीं रैंक हमें इस बारी मिली है 180 कंट्रीज में से और शायद यही इन्हीं सब बातों का जो नतीजा है कि इतने जो लोग हैं वो रिजाइन करने लग रहे हैं जर्नलिज्म से। चलिए आज के मुद्दे को एनालाइज करें उससे पहले मैं चाहती हूं कि रवीश कुमार जी के बारे में कुछ चीजें आप जान लें जो कि बहुत ही जरूरी हैं। उनको 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था जो कि काफी चर्चा में रहा था, तो ये आई एम श्योर आपने सुना ही होगा। वो बहुत सारे जो शोज हैं वो होस्ट करते थे और उनके काफी फेमस शोज होते थे एनडीटीवी पर, जैसे कि हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात, और सबसे उनका जो फेमस शो चलता था प्राइम टाइम, आई एम श्योर आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में ये देखा होगा। उसके बाद उनको रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस का भी अवार्ड मिला था 2 बार, ठीक है जी, जो जर्नलिज्म के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो डिबेट है, ये जो पूरी जो टसल है जो 2 कंपनीज के बीच में या फिर 2 बॉडीज के बीच में चल रही है, वो जानने से पहले हमें पहले एनडीटीवी के कुछ शेयर्स के बारे में समझना पड़ेगा, ताकि तभी हम आगे समझ पाएंगे कि कितना % शेयर किसको गया, किसने क्या खरीदा, वगैरह वगैरह। उससे पहले हम ये जान लें कि ये जो पूरा शेयर है ये कितना किसको गया, कितना किसके पास है एग्जैक्टली। ये जो ग्राफ है ये बेसिकली आज जो अडानी ने जो एक्वायर कर लिया है, जो एनडीटीवी की मैं बात कर रही हूं, उससे पहले का ये शेयर है या फिर उससे पहले का ग्राफ है, जहां पर आप देख सकते हो एनडीटीवी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल न्यू दिल्ली टेलीविजन, उसका जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? 2 लोग थे जिन्होंने उसको बनाया था, प्रणय रॉय और राधिका रॉय। इन दोनों ने मिलके ये पूरी कंपनी इस्टेब्लिश करी थी। अगर हम इनके शेयर्स की बात करें तो 16.32% राधिका रॉय शेयर होल्ड करती हैं एनडीटीवी में और प्रणय रॉय 15.94 शेयर होल्डिंग के मालिक है, ठीक है जी। अब इनके बाद इन दोनों की ही एक कंपनी है RRPR, या फिर आप बोल सकते हो इन दोनों की कंपनी थी। क्यों थी ये मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। RRPR मतलब राधिका रॉय प्रणय रॉय, ये इनके नाम की ही फुल फॉर्म है। होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कितना % शेयर था एनडीटीवी में 29.18। अगर हम इन तीनों शेयर्स की बात करें इन टोटल, तो बेसिकली इन दोनों लोगों की और इन्हीं की खुद की ही कंपनी का जो शेयर था वो एनडीटीवी में था 61.45, जो कि अब नहीं रहा है, वो एक अलग बात है और उसी मुद्दे को हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं ये बाकी लोगों के शेयर्स हैं। जैसे बहुत सारे लोग किसी भी कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में जो है वो शेयर खरीद सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं और जो भी उस मुनाफा होता है अकॉर्डिंगली लोगों को भी मिल जाता है। ये सब सिंपल शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, हम सबको आई एम श्योर आप पता होगा, ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी जानते हैं और ये जो स्लाइड आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। इसमें आपको पूरी कहानी जो भी अडानी के बीच में और जितनी भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है ये शुरू हुई 2009-2010 से। 2009-10 की बात है जब RRPR, जो हमने अभी पीछे एक कंपनी देखी RRPR, मैं इस कंपनी की बात कर रही हूं, इसको चाहिए था लोन, ठीक है। लोन के लिए कहां गए? लोन के लिए एक कंपनी के पास गए जिस कंपनी का नाम है VCPL, ठीक है जी। आप ये नाम याद रखिए, राइट। इन्होंने VCPL ने जो है लोन दिया, करीबन 400 करोड़ का RRPR को लोन दे दिया। पर किस टर्म्स और कंडीशन पे वो लोन दिया गया? RRPR ने ये बोला कि हम कुछ अपने वारंट्स आपको दे रहे हैं,
ठीक है जी। और अगर हम लोन ना चुका पाए तो आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना। आई एम श्योर आपको समझ नहीं आया होगा। मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ, एकदम सरल भाषा में आपको समझाती हूँ कि एक तरीके से आरआरपीआर ने अपनी पूरी कंपनी को गिरवी रख दिया था इस लोन को लेने के लिए कि जी अगर हम ना चुका पाए तो ये जो भी कंपनी के हमारे जो भी ये शेयर्स हैं ये सारे आपके, ये कंपनी आपकी, ठीक है। और वैसा ही हुआ, वो शेयर्स नहीं चुका पाए, राइट। अब मैं क्योंकि बात कर रही हूं वीसीपीएल की, वीसीपीएल में भी एक ट्विस्ट आया कुछ सालों बाद। वीसीपीएल को भी एक फर्दर एक कंपनी ने खरीद लिया। वो कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी थी एएमजी। एएमजी किसका आर्म है? एएमजी एक बॉडी है या फिर एएमजी अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है जिसने वीसीपीएल को खरीद लिया। अब आप समझ रहे हो? आप क्या आप ये समझ पा रहे हो? देखिए मैं बात कर रही हूं, वीसीपीएल से लोन लेती है, कौन लोन लेता है? आरआरपीआर, ठीक है। लोन लिया आरआरपीआर ने, राइट। अब ये लोन नहीं चुका पाया तो आइडियली ये कंपनी किसकी हो गई? वीसीपीएल की, क्योंकि यही लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि जी पूरी आपकी ये हो जाएगी। अब इस वीसीपीएल को फर्दर किसने खरीद लिया? किसने खरीद लिया? अडानी की जो एक अडानी ग्रुप की ही एक आर्म है, अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है जिसको हमने अभी देखा, उसने खरीद लिया, ठीक है। तो टेक्निकली अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो आरआरपीआर भी किसकी कंपनी हो गई? अडानी की कंपनी हो गई। देखिए ये यहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं, सीधा सीधा नहीं खरीदा इन्होंने, इनडायरेक्ट तरीके से बेसिकली सारा हक जो है वो किसका हो गया है अब? अडानी का, क्योंकि उन्होंने वीसीपीएल को खरीद लिया। वीसीपीएल ने आरआरपीआर को ऑलरेडी, आपको पता है लोन ना चुकाने की वजह से वो ऑलरेडी उसकी हो गई थी, ठीक है जी। और अब अडानी का यहां पर पूरा या फिर आप बोल सकते हो जितना भी परसेंट स्टेक था, कुछ 29% के अराउंड, ये किसका हो गया है? अडानी का। किसमें? आप पूरे अगर एनडीटीवी में बात करें, एनडीटीवी का शेयर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं, मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि जो एनडीटीवी में शेयर था आरआरपीआर का 29.18% जो शेयर था वो अब किसका हो गया है? अडानी का। अब ये बात है अगस्त की। अब आप पूछोगे कि मैम शायद ये तो अगस्त में हो गया था, पर अभी रिसेंटली क्या हो रहा है और अभी रवीश जी ने क्यों रिजाइन किया है? ये सब तो पहले से चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी जिसको हम बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका एक रूल है कि अगर आपका किसी भी कंपनी में 25% से ज्यादा स्टेक है तो आप कुछ ओपन ऑफर भी निकालोगे ताकि और लोग जो हैं अगर वो अपने स्टेक्स बेचना चाहें, शेयर्स बेचना चाहें तो वो आपको बेच सकते हैं। या फिर एक तरीके से ये रूल उन लोगों को भी हेल्प करता है जो सीधा सीधा कंपनी में और ज्यादा शेयर्स अपने बढ़ाने चाहें। लाइक फॉर एग्जांपल अडानी को अगर मान लो इस 29% से ज्यादा शेयर चाहिए तो वो अपना एक ओपन ऑफर देगा, जो कि वो दे भी चुके हैं, वो जो पूरी कंपनी है वो दे चुके हैं, अपना 26% का एक ओपन ऑफर दे चुके हैं कि हमें और ज्यादा शेयर चाहिए इस कंपनी में, राइट। तो इसके दो काम होते हैं। ये जो ओपन ऑफर होता है आप बोल सकते हो, इसके दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि अगर कोई उसको बेचना चाहे, मान लो इन सब लोगों में से कोई भी अपने शेयर बेचना चाहे तो वो अडानी के उस 26% में बेसिकली अडानी को वो अपने शेयर्स बेच के निकल सकते हैं, अपना मुनाफा कमा के निकल सकते हैं। वो शेयर जो है वो अडानी के हो जाएंगे। या फिर अडानी को अगर सीधा सीधा ये बोलना हो कि जो मुझे तो 50% से मुझे ये पूरी कंपनी चाहिए, ठीक है, पूरी कंपनी कैसे आएगी जब 50% से ज्यादा शेयर होंगे? तो उसके लिए भी ये जो ओपन ऑफर वाला जो एक तरीका है वो उस तरीके से भी काम करता है। तो ये दो चीजें यहां पर अचीव हो सकती हैं इस ओपन ऑफर के द्वारा। आई होप आपको ये अब समझ आ गया होगा। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। यहां तक हम जान चुके हैं, यहां तक हम समझ चुके हैं कि अडानी ने वीपीसीएल को ले लिया, वीपीसीएल ने आरआरपीआर को लिया हुआ था ऑलरेडी, तो इनडायरेक्टली जो आरआरपीआर है वो अडानी की हो गई। और आरआरपीआर किसकी थी? बेसिकली एनडीटीवी वालों की ही थी, एनडीटीवी में उसका स्टेक था तो वो इनडायरेक्टली अब अडानी का स्टेक हो गया, ठीक है। इसीलिए आप ये भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग ये भी ये चर्चा में रहा था कि एनडीटीवी ने तो शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इतना इनडायरेक्टली अडानी उसको ऐसे एक्वायर कर लेगा, बट ये हुआ है। और अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो ये जनवरी 2021 के शेयर्स हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हो जब कहाँ पर थे और जब ये एक्वायर और ये सब चीजें हुई अगस्त में, तो इसके शेयर के प्राइस जो है वो कितने ज्यादा
बढ़ गए। ठीक है जी, तो ये है पूरी कहानी। और इसीलिए क्योंकि रवीश जी को शायद जो भी इनके इंटरनल मैटर्स रहे होंगे हम उसमें नहीं जाएंगे, बट हम यहाँ पर शेयर्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहले 29 ले लिए थे, अभी 26% की वो और बातें चल रही थी। ठीक है जी, आरआरपीआर से ऑलरेडी, आरआरपीआर को ऑलरेडी खरीद लिया गया था, तो इन दोनों ने आरआरपीआर से ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था। देखिए, इन दोनों ने एनडीटीवी से रिजाइन नहीं किया है। ये भी बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं मार्केट में कि प्रणॉय रॉय ने और राधिका रॉय ने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया है। तो एनडीटीवी से नहीं रिजाइन किया है, उनकी जो ये वाली कंपनी थी आरआरपीआर होल्डिंग जो थी उससे रिजाइन किया। रिजाइन करना ही था क्योंकि वो पे नहीं कर पाए। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसके इतने सारे बिजनेसेस हैं, एग्जैक्टली जो है अडानी जो है वो एग्जैक्टली क्या उसका एग्जैक्टली बिजनेस है। तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो देश के, जो पूरी दुनिया के अमीर, जो सबसे अमीर लोग होते हैं उनकी एक रिपोर्ट निकालता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर गौतम अडानी आता है। ठीक है, जिसका टोटल नेटवर्थ जो है वो है $129 बिलियन। पहले दो पर भी आप देख सकते हो इलॉन मस्क है, 189 बिलियन उसकी टोटल वर्थ है, और बर्नार्ड आर्नोल्ड है $167 बिलियन उसकी टोटल नेटवर्थ है। तीसरे नंबर पर गौतम अडानी आता है। क्या क्या एग्जैक्टली बिजनेसेस हैं या फिर क्या क्या कौन कौन से एग्जैक्टली सेक्टर्स हैं जहां पर गौतम अडानी डील करता है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं रेन्यूएबल एनर्जी की, रेन्यूएबल पावर जनरेशन, तो वहां पर भी काम करता है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी आपको पता है रेन्यूएबल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो मार्केट है रेन्यूएबल सोर्सेज की, जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मार्केट आज के टाइम में हमारे यहाँ पर सोलर होल्ड करता है। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका रोल है। ठीक है जी, अडानी की जितने भी बहुत सारे आर्म्स है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली का भी ये दोनों ही यहाँ पर काम करते हैं। उसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन और जो थर्मल पावर जनरेशन होती हैं उनमें भी इसका रोल है। इसके अलावा भी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अडानी के बिजनेसेस हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर कुछ बहुत टाइम तक कुछ ऐसी डिबेटेबल चीजें रही थी, तो हम उनको भी एक बारी मैं चाहती हूँ आप जाने और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। एक्चुअली हमारी सरकार को कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना था। ठीक है, 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना था। उन 6 एयरपोर्ट्स में से 5 एयरपोर्ट्स को, या फिर आप बोल सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, उन 6 एयरपोर्ट्स में से 5 एयरपोर्ट्स का जो बेसिकली बिड है वो अडानी ने जीता। उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट ये कहती है कि एनटीपीसी, हमारी जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन है, उसने जो है 20 मिलियन टन कोल लाने का ऑर्डर प्लेस किया, बाहर से इंपोर्ट करने का। हमने कोल इंपोर्ट किया, 20 मिलियन टन का इंपोर्ट का ऑर्डर दिया। उसमें से 17.3 मिलियन का जो आप बोल सकते हो बिडिंग है वो अडानी ने जीती। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती थी कि किस किस बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, क्या क्या बेसिकली चीजें हो रही हैं जिससे उसके पास इतने, या फिर आप बोल सकते हो वो उस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी इतना तीसरे नंबर पर है। तो आई होप ये पूरा ही एनालिसिस आपको समझ आया होगा। ये जितने भी रिलेशंस हैं, जितनी भी कंपनियों के लिंक हैं, किस तरीके से शेयर किसको गया, किसके पास क्या है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये सब आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।